नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है उसका लेसन नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसका लेक्चर नंबर ये 2 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि भारतीय संविधान में अधिकार है वो ज़रूरी क्यों है, इसका महत्व क्यों माना गया है, किस तरीके से हम इसका महत्व मान सकते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे कि 1992 के अंदर जब दिल्ली के अंदर एशियन गेम हुए तो इसके कुछ जो ब्रिज और स्टेडियम बनाने के लिए एक ठेकेदार कंपनी के द्वारा कुछ मजदूरों और किसानों की भर्ती की गई थी। तो उसमें किस तरीके से उसकी जो पहले निर्धारित उसकी वेतन मजदूरी में से कम मजदूरी देने के बाद उसका मुद्दा न्यायालय द्वारा उठाया गया था। और दूसरा हमने असम के अंदर एक मचल लालूंग नाम के एक व्यक्ति के हमने एक केस की स्टडी की थी जिसमें उसके ऊपर लगभग 54 ईयर उसको हिरासत में रखा गया था। तो उसी के आधार पे ये हमने माना गया था क्यों हमारे लिए ये अधिकार है बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और भारतीय संविधान में इनका प्रावधान करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। और इसी के द्वारा अधिकार की घोषणा पत्र के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी एक संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए होते हैं उनको सुरक्षित करना और इसी के अंगीकृत उनको अधिकारों का घोषणा पत्र वो कहा जाता है। तो आज का हमारा ये जो पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको शामिल किया गया और ये क्यों जरूरी था। और इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो अधिकारों की घोषणा पत्र थी वो क्या उसमें निश्चित है वो किया गया था। इसी के साथ में हम इसका जो उदाहरण है वो इसके संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर है वो करना चाहिए। तो जैसा कि हमने हमारी जो लगभग 180-90 साल की जब गुलामी की एक पीड़ा तो दंश झेला था और अधिकारों के महत्व से हमने देखा कि कुछ भी रियायत या कोई सुविधा अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारतीय राज्यों के साथ महसूस है वो नहीं किया जाता था। तो इसी के संदर्भ में जब स्वतंत्रता ये आंदोलन मूवमेंट चला था तो बड़े अच्छी तरीके से हमारे संविधान के निर्माताओं ने और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नेताओं ने अच्छी तरह से समझ लिया था कि हमारे संविधान के अंदर हमारे अधिकारों का महत्व क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्यों सरकार की तरफ से उनको शामिल करना ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि हमें ना बोलने की, ना चलने की, ना फिरने की, व्यवसाय करने की, किसी भी तरीके से हमें कोई भी आज़ादी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा औपनिवेशिक शासनकाल के द्वारा भारतीयों को नहीं दी जाती थी। एक तरह से गुलामी का दंश उनको झेला जाता था और इसी दंश की वजह से हमारे नेताओं ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि ये जितने भी मूवमेंट उनके द्वारा अपनाई जाती है तो हमें अपने स्वतंत्र भारत के आंदोलन के लिए और हमारे कानून निर्माण करने के लिए एक अच्छा कानून और अधिकार तभी बनाया जा सकता है, संविधान तभी बनाया जा सकता है जब तक उनमें अधिकारों का प्रावधान ना किया जाए। और दूसरा ये था कि अधिकारों के प्रावधान के साथ साथ जनता की जब तक उन नियमों और कानूनों का आदर नहीं होगा, आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक रूप से, तब तक कोई भी सरकार है वो सफलतापूर्वक कार्य वो नहीं कर सकती। विद्रोह की भावना पनप जाएगी क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा जितने भी अधिकारों को कानून करवाया जाता था वो दमनपूर्ण नीति से करवाया जाता था। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया था इस बात को समझने और अखरने के लिए और प्रावधान करने के लिए हमारे संविधान के अंदर किस तरीके से उनका जो आंदोलन है वो भारतीय संविधान के अंदर इनको शामिल है वो किया जाएगा। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। तो सबसे पहले इन अधिकारों के तहत मोतीलाल नेहरू जी ने इस घोषणा पत्र के माध्यम के द्वारा ही अधिकारों की मांग है वो उठाई थी, जिसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि हमारे जितने भी हमारे मूवमेंट के बाद हमारा संविधान बनेगा तो उसमें नागरिकों के लिए उनका अधिकारों का महत्व प्रावधान रखा जाएगा। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने तथा उन्हें सुरक्षित करने की राय एक थी। अब बड़ा सुनिश्चित तरीके से इनको समझ लिया गया था कि
किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद, इनकी मूवमेंट के बाद संविधान में अधिकारों का महत्व है उनको शामिल किया जाएगा हमारे प्रावधान के अंदर, और बड़ा सुरक्षित तरीके से इनको समावेश है वो किया जाएगा, क्योंकि बिना अधिकारों के हम हमारी स्वतंत्रता का महत्व वो नहीं रह जाता है, नहीं रह सकता। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी हो गया था इस बात को मानने के लिए और इनका प्रावधान करने के लिए हमारे संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा अधिकारों का अच्छे तरीके से उसको सूचीबद्ध है वो किया जाए। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों को संज्ञा वो दी गई थी। अब जिन अधिकारों को हमने शामिल किया गया था, किन किन अधिकारों को शामिल किया था, वो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं जो आगे दिए गए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनको अच्छी तरीके से ये सूचीबद्ध कर लिया गया था, उसको लिस्ट बना ली गई थी कि हमें ये अधिकार है वो हमको रिजर्व करने हैं, हमारे संविधान के अंदर देने हैं, और उन्हीं अधिकारों के लिए फंडामेंटल राइट्स है उसकी संज्ञा दी गई थी। मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक मतलब मूल रूप से वो अधिकार, चाहे कोई भी जाति, प्राणी, वर्ग विशेष किसी भी वर्ग से संबंधित है, कोई भी बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, सभी के लिए वो जो अधिकार होंगे वो सभी के लिए ज़रूरी होंगे, सभी को उनका पालन भी करना होगा और बिना किसी भेदभाव के वो भारत के नागरिकों को प्रदान है वो दिए जाएंगे। तो इसलिए जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं उनको किसी भी तरीके से हम सरकार से लेने के लिए उनको कोर्ट में भी जा सकते हैं, सरकार से लेने के लिए हमें कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि वो हमें मिले ही मिलेंगे, किसी भी तरीके से सरकार उन पर बंदिश है वो नहीं लगा सकती है। तो इसीलिए उनको मौलिक अधिकार की संज्ञा वो दी गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अब जिस तरीके से इनको हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है और जिस तरीके से उनको लिस्टेड किया गया है, एक पूरा पैटर्न बनाया गया उसको, और उस पर कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं कि किस हद तक आपको मिलेंगे, किस हद तक आपको इनका पालन किया जाएगा, और वाहिद में किसी न किसी तरीके से अगर उनके अधिकारों का अगर हनन हो जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, प्रशासन, सरकार या सरकार का किसी कोई भी अंग, चाहे विधायपालिका हो, कार्यपालिका हो, अगर उनको छीनने की कोशिश करता है तो वो किसी न किसी तरीके उस पर बंदिश लगा सकती है, उसको मानने के लिए मजबूर कर सकती है। तो बड़ा विशेष इसके लिए प्रावधान किया गया था, महत्वपूर्ण है वो बनाया गया था। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन है वो ना कर सके। तो ये पूरी तरह से ये हम कह सकते हैं कि इनको वाकिफ बनाया गया कि सरकार के द्वारा, सरकार के किसी भी अंग के द्वारा उनका उल्लंघन है वो नहीं किया जाता। यानी कि सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार आए, सभी के लिए ज़रूरी होता है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को सुनिश्चित करे। सभी व्यक्ति, पर्सन, वर्ग, सरकार, जाति, राज्य, सभी के लिए उनका पालन करवाया जाए, सभी के लिए एक जैसा निर्धारित हो और सभी को उसका पालन करने के लिए ज़रूरी माना जाए। तो इस तरीके से ये हम उनके प्रावधान के माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से इनका उल्लंघन है वो नहीं किया जाता। किसी भी सरकार के द्वारा इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है वो नहीं किया जाता। इनका हमारे भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट प्रावधान है वो दिया गया। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहाँ साधारण कानून अधिकारों की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान हमारा करता है। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बिल्कुल अन्य हमारे अधिकार मिले उनके अधिकारों से तुलना में इनको थोड़ा डिफाइन किया गया है, क्योंकि इनका मतलब यह कि अगर हम इन कानून के तहत किसी वर्ग विशेष या जाति या सरकार या किसी सरकार के अंग द्वारा अगर किसी व्यक्ति, पर्सन को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो उनकी सुरक्षा करने के लिए हम अपने अधिकारों के तहत उनका स्पष्ट प्रावधान किया गया, हम सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको लागू करवाने की दरख्वास्त है वो कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन भी लगवा सकते हैं। और इसी के तहत इन निर्धारित मानदंडों के माध्यम से ही सरकार को इनकी सुरक्षा देना, इनको लागू करना और इनको सभी के लिए एप्लीकेबल करना जरूरी माना जाता है। इसलिए ये मौलिक अधिकार हमें अपनी सुरक्षा के बारे में हमें गारंटी प्रदान है वो करते हैं, यानी कि इसी के माध्यम से हम किसी भी तरीके से सरकार के माध्यम के द्वारा इनका उल्लंघन है वो नहीं किया जा सकता। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार बनाए जाते हैं, उनको चेंज करने के लिए जो कानून होती है, हमारी पार्लियामेंट होती है, वो सिंपल उनमें चेंज कर देती है।
सिंपल एक बिल ला के। लेकिन जब मौलिक अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन करना है तो ये इसमें सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा इसमें संशोधन करना पड़ता है। संशोधन का मतलब ये होता है कि उसमें विशेष प्रावधान होगा, उसमें बैठक विशेष होगी, राज्य के द्वारा भी उसका एग्री किया जाएगा। तो इस तरीके से उसका विशेष प्रावधान होगा, बिना विशेष प्रावधान के संशोधन के वो उसमें चेंज है वो नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको आसानी से चेंज है वो नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण ये पड़ाव है उसमें माना जा सकता है जो संविधान में संशोधन करने के द्वारा इनका इसमें चेंज है वो किया जाता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य वो नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जितने भी हमारे अंग है, विधायक पालिका है जी, कार्यपालिका है, वो न्यायपालिका है, इन जो हमारे अधिकार दिए गए होते हैं इनके अधिकारों के तहत हमारा कोई भी इनके खिलाफ वो कानून पास नहीं कर सकता, लोगों को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो माना जा सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे सरकार के कार्यों में मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास किस तरीके से दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर सरकार के किसी भी अंग के द्वारा, जैसे विधान पालिका हो या कार्यपालिका हो, अगर इन कानून को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उसमें बैरियर शामिल किए जाते हैं, उसके रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू करवाने की वो न्यायपालिका के पास होती है। यानी कि इन कानूनों के माध्यम से हम न्यायपालिका के अंदर न्यायपालिका में एप्लीकेशन लगाकर इन कानूनों का पालन करवाने के हम हमारा अधिकार वो रखते हैं। यानी कि ऐसे नहीं है कि अगर इन अधिकारों के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति पर्सन को अगर रोक दिया जाए तो वो कोर्ट में शामिल है वो नहीं हो सकते, एप्लीकेशन के माध्यम से उनको लागू नहीं करवा सकते। इन मौलिक अधिकार ऐसी एक शक्ति होती है जिनको लागू करवाने के लिए सीधा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। विधायिका या कार्यपालिका किसी भी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। अगर सरकार के किसी भी अंग के द्वारा, विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, अगर किसी कार्य प्रणाली के तहत इन मौलिक अधिकारों उनमें रोका जाता है, इनमें बैरियर लगाया जाता है या उनमें अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो हम एप्लीकेशन के माध्यम से सीधा यानी कि सरकार के खिलाफ न्यायपालिका में उसमें एप्लीकेशन लगाकर उस दिए गए कानून को, यानी कि जिस हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन कानून का अगर उल्लंघन हो रहा है तो सीधा उसको न्यायपालिका के माध्यम से हम न्याय के थ्रू उसको अवैध घोषित करवा सकते हैं, यानी कि गैर कानूनी घोषित करवा सकते हैं। सरकार के कितने भी दिए गए इस माध्यम आदेश के माध्यम से। यदि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित अपना प्रतिबंध है वो लगा सकती है। अब ये हो जाता है कि जो भी हमारे अधिकार मिले हुए हैं इनमें कहीं ना कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं, हमें उसका एक सीमा तक ये अधिकार हमें शामिल है वो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से उस सीमा के हद तक अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमें रोका जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक सीमा दी गई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको लाइसेंस दिया गया है अपने प्रोटेक्शन के लिए। मान लो आपके पास लाइसेंस मिल जाता है, कोई आर्म्स लाइसेंस मिल जाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आपको अपनी जान का खतरा है, लेकिन उस आर्म्स लाइसेंस की वजह से आप किसी निर्दोष या किसी और व्यक्ति की जान तो नहीं ले सकती। तो ये कहीं ना कहीं एक सीमा तक इसका प्रतिबंध भी लगाता है। हम हमारे मौलिक अधिकारों का एक सीमा तक भी प्रयोग है वो कर सकते हैं, असीमित अधिकार है वो नहीं माने जा सकते। तो इस तरीके से इसका जो प्रयोग करने का जो तरीका होता है वो औचित्यपूर्ण होता है, बड़ा सावधानीपूर्वक इन अधिकारों का प्रयोग है वो किया जाता है और सरकार के द्वारा भी उनको सावधानीपूर्वक है वो इनका प्रयोग करवाने के लिए शामिल है वो किया जाता है। अब ये हो जाता है कि चलो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा, ये जैसे हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था वैसे ही इंद्रधनुषी जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका के संविधान को इंद्रधनुषी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि अलग अलग नस्ल और जाति के लोग हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के देश के अंदर रहते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर। और जैसे भी आपने देखा कि इंद्रधनुष जो बना हुआ होता है वो सतरंगी होता है, उसमें 7 रंग अलग अलग होते हैं। तो ठीक इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका के संविधान को इंद्रधनुषी संविधान कहने का अर्थ ये है कि इसमें भिन्न भिन्न जाति नस्ल जाति समूह के लोग रहने वाले हैं और नस्लीय विभिन्नता के होने की वजह से ही, उसमें एकता समायोजित करने की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान को एक इंद्रधनुषी संविधान भी कहा है वो जाता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 96 में लागू हुआ था। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंगभेदी वाली सरकार के हटने के बाद
दक्षिण अफ्रीकी गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था, यानी कि उसमें अपने ही जाति विशेष वर्ग या नस्ल के समूह के लोगों के साथ एक ऐसा आपसी रंजिश स्थिति चल रही थी। जब इसको लागू किया था 1996 के अंदर, जब इसको लागू किया था तब, और बड़ी रंगभेदी सरकार के खिलाफ इसको हटाने के लिए, यानी कि एक रंगभेदी का मतलब ये है कि एक जाति वर्ग विशेष के साथ लोगों के साथ है वो इसका मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग है वो किया जाता था, और इसी के महत्व के द्वारा लोगों को इसको शामिल है वो किया जाता था। तो इसी के खतरे से जूझने के बाद 1996 के अंदर, 1995 के अंदर जब नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया था और उसके बाद उनकी सरकार बनी थी और 1996 के अंदर इनका दिसंबर के अंदर इनको लागू किया गया था, तो बड़ा ही एक टिपिकल एक ये मूवमेंट रहा था। और जब ये लागू किया गया था तब ये गृह युद्ध की स्थिति थी वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर चल रही थी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उनके अधिकारों की घोषणा दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है, यानी कि ये दिए गया जो अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि सभी वर्ग जाति और लोगों के नस्ल के साथ एक समानता पूर्वक व्यवहार है वो किया जाए। तो किसी भी तरीके से उनमें किसी भी तरीके से भेदभाव है वो अगर किया जाता है तो वो प्रजातंत्र की अवहेलना वो मानी जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है संविधान के अंदर कि सभी लोगों वर्ग जाति के साथ समानता के साथ उनका व्यवहार है वो किया जाए। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति तथा सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक लागू है वो करता है, यानी कि जितने भी चाहे वर्ग, नस्ल, चाहे कोई महिला हो, जाति हो, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति किसी भी तरीके से हो, चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, चाहे वो किसी जाति या सामाजिक मूल किसी ढांचे से हो, किसी भी रंग से हो, चाहे गोरा हो, काला हो, चाहे किसी भी आयु से हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति से जुड़ा हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी भाषा से संबंधित हो, और किसी भी जन्म के आधार पर वो उसकी स्थिति सामाजिक परिभाषा वो निर्धारित की गई हो, यानी कि उसका ये नहीं कि एक खास वर्ग से या जाति में नस्ल या जन्म लेने के बाद ही उसको ये साथ ये अप्रजातांत्रिक व्यवहार वो किया जाता है। सभी के साथ किसी भी तरीके से उनका जो जाति है वो भेदभाव वो मिटाया जाता है, और सभी के साथ इस तरीके से व्यवहार पूर्वक जो व्यवहार है अधिकार देता है उनको कार्य प्रणाली के लिए, ताकि वो किसी भी वर्ग से सामाजिक भेदभाव को मिटा सके और सभी के साथ इस तरीके से अपना व्यवहार पूर्वक जो व्यवहार कर सके ताकि उसको समायोजित अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करने में किसी भी तरीके से उसको विशेष वर्ग से संबंधित है वो हानि ना हो, उसका उचित तरीके से उसका निर्धारण हो, अपना डेवलपमेंट हो, विकास हो। और इसी के तहत उसको संवैधानिक अधिकारों को तहत एक संवैधानिक न्यायालय के द्वारा उनको लागू भी करवाया जाता है, यानी कि उस अधिकारों को तहत हम कोर्ट के माध्यम से उनको लागू है वो करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर भी शामिल किए गए हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ प्रमुख अधिकार निम्नलिखित में से हैं। गरिमा का अधिकार, यानी कि उसको अपनी स्वयं की सभी पर्सन के साथ एक इज्जत हो, उसमें एक ऐसी भावना हो कि उसको दुर्व्यवहार के साथ उसके सामने पेश है वो ना किया जाए, उसका व्यवहार है वो निष्ठा का अधिकार, यानी कि उसकी प्राइवेसी हो, जो अपना प्राइवेट काम वो कुछ करने वाले निजी कार्य वो अपने अधिकार के तहत उसको मिला हुआ है। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, यानी कि अपना लेबर से संबंधित कार्य प्रणाली के तहत वो कोई भी कार्य वो अपना सकता है। स्वस्थ वातावरण व्यवहार तथा पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, यानी कि वातावरण से संबंधित जितने भी मूवमेंट हैं उनको स्वस्थ रखना, ये भी उसको अधिकार है वो मिला हुआ है। समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी शिक्षा और उचित शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषाई समुदायों का अधिकार, और ये सूचना का अधिकार। तो ये सारे के सारे राइट टू एजुकेशन, तो ये सारे के सारे अधिकार है वो मिले हुए हैं। किस तरीके से आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत उनको शामिल है वो किया जाता है। अब ये आ जाता है कि ये जो अधिकार शामिल किए गए हैं दोनों अधिकारों में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों की घोषणा पत्र से करें, उन अधिकारों की सूची बनाएं। मतलब हमने उसमें कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधान में घोषणा पत्र के अंदर थोड़ी सी समानता है वो पाई जाती है, उनकी एक सूची बनानी है।
दोनों संविधानों में पाए जाते हो, जो दोनों संविधानों के अंदर पाए जाते हो, दक्षिण अफ्रीका में ही हो, भारत में नहीं हो। कुछ ऐसे भी अंतर हम डिफाइन कर पाएंगे जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर पाए जाते हैं, भारत के संविधान में उनको शामिल है, वो नहीं किया गया है। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों, भारतीय संविधान में निहित माने जाते हों। कुछ ऐसे भी उल्लेख माने गए हों जब दक्षिण अफ्रीका के संविधान में पहले से दिए गए हैं और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में उनको निहित माने गए हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, लेकिन कल वाले लेक्चर के अंदर हमारा जो भारतीय संविधान के अंदर जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। उनके संदर्भ में पढ़ने के बाद इनके बारे में हम इसका जो डिफाइन है, जो अंतर है, वो आप कर पाओगे। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, लेकिन जाने से पहले मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक को आप सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी इसका वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप 10th और +2 की जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।